चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ श्रेया गिरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बिगुल बज चुका है। उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने सुल्तानपुर विधानसभा का जायजा लिया। सुल्तानपुर में न्यूज 24 एक्सप्रेस के अनुज भोइमा ने बात करी मिर्जा अकरम बेग से, जिन्हें AIMM ने सुल्तानपुर विधानसभा से विधायक पद का प्रत्याशी बनाया है। न्यूज 24 एक्सप्रेस ने जाना कि सुल्तानपुर के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय के लिए क्या रणनीति रहेगी सुल्तानपुर की जनता के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां विधानसभा का बिगुल बज चुका था और इस विधानसभा चुनाव के अंदर एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे नेता जिसकी एंट्री उत्तर प्रदेश के अंदर सभी दलों के अंदर एक खलबलाहट मचा के बैठी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AIMM की, और हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की उसी रोल में पहुंचे हुए थे आज सुल्तानपुर की सदर सीट से, जहां से AIMM ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं बेग साहब को। हमारी मुलाकात होगी, सवाल होंगे और जानेंगे किस मुद्दों पे और किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं। बेग साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ज़रूरत पड़ी ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश के आने की? हैदराबाद अच्छा है ना सर, कहाँ छोड़ के इधर आ रहे? बेचारों को डर लगने लगा सबको बाकी लोगों को। नहीं, क्यों नहीं ज़रूरत है भाई। ओवैसी साहब जैसा कायद मुसलमानों को मिला है, उनकी ज़रूरत थी। मुसलमान उनकी ज़रूरत महसूस कर रहा था कि जो है उनको उनका जैसा कायद चाहिए, क्योंकि हम अभी तक तो वोट देते चले आए हैं दूसरों को, मिला कुछ नहीं। अकरम साहब से मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को नहीं, सारे दबे कुचलों की लड़ाई लड़ा। आप तो मुसलमान पे आ रहे हो सर, जातिवाद पे आए। नहीं, जातिवाद पे नहीं, सारे दबे कुचलों की लड़ाई। भाई हम जातिवाद पे कैसे आ सकते हैं जब हमारा इस्लाम इस बात को कहता है कि जिनके साथ जुल्म जास्ती हो रही है उनके साथ रहें। तो ओवैसी साहब भी वही लेके चल रहे हैं। जय भीम जय मीम का नारा ओवैसी साहब ने ही तो दिया। फ्लैग में अपने जगह जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जगह हमने तो दी, इवन कि BSP ने भी नहीं दिया है। चंद्रशेखर कहते हैं हमने दी, मायावती कहती है हमने दी, आप कह रहे हो हमने दी किसने है भीमराव को? नहीं, मैं तो प्रूव कर रहा हूँ ना आपको। उनसे पूछ लीजिए कि फ्लैग में किसके फ्लैग में जगह है बाबा साहब की। जय भीम जय मीम का नारा दिया है और उस पर दबे कुचलों की। देखिए, जितने हमारे यहाँ सम्मेलन हुए, शोषित वंचित समाज सम्मेलन नाम दिया गया, वो इसीलिए दिया गया कि जिनके साथ जुल्म जास्ती हो रही है, जो लोग दबे कुचले हैं, जिनको फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजरना पड़ रहा है, हम उनकी लड़ाई लड़ने आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर रहबर खान, पहलू खान की बात उठा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो रोहित वेमुला की और मनीषा वाल्मीकि भी तो उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। अभी आपने कहा ना कि जिस तरीके से यहाँ से विपक्ष का कहना है और बड़ी बड़ी पार्टियों का कहना है जी कि ये तो वह राहगीर है जो आज आए हैं कल निकल जाएंगे हर छोड़ के आप लोगों को। अभी से वादे कर रहे हैं जब हारेंगे तो शक्ल ना दिखाएंगे यहाँ पे। ये तो जो लोग, जिन लोगों को डर है ना, वो देख लीजिए। जो लोग ओवैसी साहब की एंट्री से, वो बब्बर शेर के आने से ही दहाड़ से उनके जो है सारे लोगों के तोते उड़ गए हैं, वही लोग ये बात कह रहे हैं। और मिर्जा अकरम बेग के आने से? मिर्ज़ा अकरम बेग तो जो है साथ में है, पूरा गैर मुसलमान साथ में है, दबे कुचले लोग हमारे साथ में हैं। साल भर से मैं तैयारी कर रहा हूँ, बूथ कमेटियाँ मैंने बनाई, ग्राम सभा अध्यक्ष मैंने बनाया और सारे लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। चाहे मेरे यहाँ किसी की भी हो, जात विशेष की कोई बात नहीं है, जिस कौम का भी आदमी रहा है उसने जब भी आवाज़ दी, अकरम बेग उसके यहाँ हाजिर रहे। अभी हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग हुई थी, खुर्शीद लड़का था, उसको 5 ब्राह्मणों ने उसकी मॉब लिंचिंग कर दी थी।
पूछिए सारे लोग इतने नेता हैं कौन पहुंचा है। सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंची है, और चूंकि मैं पेशे से एडवोकेट भी हूं, जितनी हद्दुल इम्कान हो सकी कोशिश मैंने उसकी मदद की है और सारे लोगों की मदद कर रहा हूँ। क्या बात है, ओवैसी साहब एडवोकेटों की फौज बना रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप बना रहे हैं। बिहार में भी जितने निकाले वो भी एडवोकेट ही निकाले। भाई ज़रूरत है कि नहीं एडवोकेट्स की या इंटेलेक्चुअल्स की, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है कि नहीं पार्टी को? बाकी पार्टियों में तो सब वही लोग हैं जो अपना नाम नहीं लिख पाते और नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। तो ओवैसी साहब जैसी शख्सियत जो खुद बैरिस्टर हैं, और इसलिए वो जो है MBA स्कॉलर भी हूँ मैं, खाली लॉ नहीं किया है, मैं एडवोकेट भी हूँ, MBA किया है मैंने। तो MBA स्कॉलर को भी तो आप जोड़िए, आप खाली एडवोकेसी पे क्यों जा रहे हैं? मतलब मार्केटिंग अच्छी होगी? मार्केटिंग बिल्कुल अच्छी होगी। गंजे को कंघी कैसे बेचनी है, बेच रहा हूँ इंशाल्लाह, और बिकेगी। तो सुल्तानपुर की जनता, सदर की जनता को जी क्या ये उन्होंने दिया है इस बार कि क्या सुल्तानपुर का मेन मुद्दा जिसके ऊपर मिर्ज़ा अकरम बेग लड़ने आए? बिल्कुल सही है। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम इतने सालों से दूसरों को वोट देते चले आए हैं, मुझे अपने लोगों को नेता बनाना है। हमारा जो ये गैरू मुसलमान है, जो फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा था, जिसका कोई पुरसा हाल नहीं है, वो उसको हम नेता बनाना है। ओवैसी साहब का भी यही कहना है कि हमें ताबेदारी नहीं करनी है, अब हमें हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है। हमारा मुसलमान जो है, मैं उसको नेता बनाना है। हिस्सेदारी से बात आती है सर समझ में कि अभी थोड़े दिन पहले एक पंचायत चुनाव हुआ था जी, है ना? ओवैसी साहब ने किसी पे विश्वास दिखाया था, यहाँ पे जी, नाम दिया था सिर्फ AM ने कि हमारा प्रतिनिधि है। हाँ। जब आई बात प्रतिनिधि चुनने की, तो जो कांग्रेस और बाकी पार्टी कहती है कि AIMM ओवैसी BJP का B टीम है, वो तो उठ के B को वो दे दिए थे वोट। उनका देखना उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो थ्योरी को छोड़ के प्रैक्टिकल पे आप आइए। आप ये जानते हैं कि बिल्कुल इस तरह के जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। सुल्तानपुर का कैंडिडेट तो दूर खड़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन लड़ रहा था। सबसे पहले मुसलमानों को टार्चर किया गया, मुसलमानों को 2-2 गनर बिना मांगे दिए गए, और सबसे पहले उनको गाड़ियों में भर के भेज दिया गया बाहर, और ये कहा गया कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपके खिलाफ इतने मुकदमे लिख दिए जाएंगे। तो वो ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, सत्ता के प्रेशर में होता है। हमसे ओवैसी के वो है पहलवान, जिसे ओवैसी ने एक बहुत बड़ी सेना बनाई, वो कब से डरने लगे सर? एक मिनट, कब से डरने लगे सर मुकदमों से? ओवैसी साहब नहीं डरते मुकदमों से, तो आपके इतनी बड़ी सेना के नाम पे कहाँ डरने लगते? नहीं सर, जब शेर खुद खड़ा है साथ में, तो फिर बाद के लोगों से नहीं, बिल्कुल सही है, शेर खड़ा है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब सत्ता का तो दबाव होता है ना। एक जिला पंचायत को क्या समझ रहे हैं आप? उसको इक्विवेलेंट जो है ओवैसी साहब के ना समझिए ना, उसको तो कहीं ना कहीं लोकल प्रेशर हो जाता है ना, ये चीज़ होती है ना, इसका दबाव था। बिहार में जिस तरीके से वर्चस्व है आपका जी, ओवैसी साहब पहुंचे हैं, वहाँ पे भी सीटें निकाल के लेके आए जी। बंगाल में कुछ थोड़ा सा हो गया, छोड़िए। उत्तर प्रदेश में क्या अगली बार के प्रधानमंत्री की रेस में दौड़ाने तैयार है क्या? नहीं, अभी तो जो है देखा जाएगा। अभी तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इंशाल्लाह हम सीटें जीतेंगे। तो जीतेंगे तो पक्की बात है कि हमारे राज्यसभा भी समर्थन BJP को देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं BJP को समर्थन देने का। ये तो गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आज तक कोई प्रूफ नहीं कर सका इस बात को। दूसरे लोग कह रहे हैं, लेकिन प्रूफ करें ना भाई मेरे। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जो आप मेंबर्स की बात कर रहे थे, तो 14 सपा वाले भी तो BJP को कर गए। 700 कुछ वोटें जीती थी, कहाँ पे किया? उनसे कोई सवाल नहीं उठता, कोई कैमरा जो है उनके सामने नहीं खड़ा होता कि भाई आपके 14 यादव थे, वो कहाँ भाग गए। हमारे पर इल्ज़ाम लगता है, गलत इल्ज़ाम लगता है। इल्ज़ाम तो क्या लगाए सर, जब आप खुद देख रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ सपा, सपा छोड़ BJP और BJP छोड़ कांग्रेस का दामन थामा जा रहा, तो ओपन हो रहा है। आज तक AIM का तो कोई नहीं है ना, छोड़ के किसी में जोड़ लिया गया किसी ने? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने फिर उसकी जो बात आप कर रहे हैं, तो उसमें हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ जो भी काम करेगा, मैंने 48 घंटे नहीं लगा, उनको निकाल के बाहर किया। AIM की आइडियोलॉजी तो बता दीजिए। आइडियोलॉजी यही है कि अब तो बॉन्ड भराया जा रहा है, अब उसके लीग से हट के कोई भी काम करेगा, BJP हो या किसी को भी सपोर्ट करेगा, तो उसको आइडियोलॉजी चाहिए ना। तो ये तो आपके पार्टी के विचार है। आइडियोलॉजी क्या है आपकी पार्टी की? विचारधारा क्या है? विचारधारा यही मैंने बताया तो आपको। विचारधारा ये है कि हमारी जो है अपने लोगों को अवेयरनेस डेवलप की जा रही है, अपने लोगों को नेता बनाया जा रहा है, उन्हीं लोगों को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। उसी से तो जोड़ के आप ये भी देख रहे हैं कि हम हिस्सेदारी पे जो बात कर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर 6% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 22% वाला क्यों नहीं बन सकता? सवाल तो मेरा यही है। 2% वाले से आप कर लेंगे अलायंस। राजभर के पास क्या है? सुल्तानपुर में तो एक भी राजभर नहीं है।
जैन चौधरी से आप कर लेंगे, 35 सीटें दे देंगे उनको। हम 5 करोड़ हैं यूपी में, हम गुलामी पे के लिए खाली पैदा हुए हैं, हम खाली ताबेदारी करते रहेंगे। इनडायरेक्टली बड़ी बात बोल रहे हो सर आप। बिल्कुल बड़ी बात है, और चूंकि ये चीज़ समझा है कि अगर जरूरत पड़ी उनको तो ओवैसी साहब के साथ, उनके साथ मिलकर ओवैसी साहब अपनी भागीदारी अपना नहीं, कल क्या होगा उसका तो ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं, लेकिन हमारा दर्द है, हमारी चीख है, वो जो बोल रही है। वो तो कहते सबका साथ सबका विकास तो किया है हमने। कहाँ विकास किया? विकास यही किया है ना कि मनीष गुप्ता को जाके अखिलेश यादव और दूसरे लोग जो है दे आए 21 लाख रुपए, और वहाँ फैसल को उन्नाव में हुआ, यहाँ प्रतापगढ़ में हुआ, उनका कोई हाल भी पूछने वाला नहीं, उनका कोई नाम भी नहीं लेने के लिए तैयार है। टिकट के बंटवारे में देख लीजिए, यहीं पर बगल में 187 विधानसभा पे मुस्लिम कैंडिडेट लड़ गई सपा से, BM यादव जी ने बगावत करके जो कांग्रेस से टिकट ले लिया। हमको तो जिंदा नहीं रहने देना चाहते ये, खाली हम वोट दें बस, इनकी सरकार बनाएं, और हमारा हाल वही हो गया है कि जैसा हमारे सदर साहब कहते हैं कि बैंड बाजे वाले हैं हम जाके बारात को पहुंचा दें, उसका बाद मेरा काम ख़त्म, हम चले जाएं घर और दूल्हा चला गया अंदर। यही हाल है हमारा भाई मेरे। अब आप ये पक्की बात जान लीजिए, सुल्तानपुर में 188 विधानसभा पे जो मैं अपनी मेहनत का, और ये हमारा नौजवान जो हमारे साथ कांधा से कांधा मिला के चल रहा है, इसके दिमाग में बिल्कुल ये बात आ गई है। मैं देख रहा हूँ अभी साल भर से, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो अब हमारी माँ बहनें भी ये कहने लगी हैं कि अकरम भैया आप ना आए होते तब भी वोट पतंग को ही जाएगा। मेरा बेटा सऊदी में बैठ के 2 महीने से मुझसे कह रहा है, कोई बुरनई में बैठ के कह रहा है। अब हम अपने ही करेंगे, सारे लोग अपने लोगों को कर रहे हैं तो हम भी अपने लोगों को वोट करेंगे, किसी भी दूसरे को एक वोट नहीं जाएगा। मिर्जा अकरम भाई, जिस तरीके से AIM का एक मैनिफेस्टो बनता है इलेक्शन को लेके, पूरे उत्तर प्रदेश को लेके, जी, मिर्जा अकरम भाई का सुल्तानपुर सदर को लेके मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो नहीं है ना हमारी पार्टी का है, हम कहने में नहीं, हम करने में यकीन करते हैं। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा तो हम करके दिखाएंगे तो आपको हमको क्या कर रहे हैं। और मैंने कहा है अपने यहाँ स्पीच में, अहद भी किया है कि कोई भी दबा कुचला होगा जो, वो हमारे इस विधानसभा में खास तौर से एक दिन भूखा नहीं सोएगा, वो जिम्मेदारी अकरम बेग की होगी। अगर अकरम बेग विधायक बनेंगे जी तो एक काम के नहीं बनेंगे, दबे कुछ लोग ही नहीं बनेंगे ना, पूरे सुल्तानपुर प्रतिनिधि बनेंगे ना सर। जी जी बिल्कुल सही। तो उस समय कुछ युवा जो आप कह रहे हैं ना कि 1 साल से युवा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चला जा रहा है, तो उन युवाओं को कुछ तो दिखाइए सर कि कहाँ क्यों कर रहे हैं वो यहाँ से पलायन, क्यों नहीं दे पा रहा कोई रोजगार। और अगर मिर्जा अकरम बेग आता है तो उनको यहीं रोकेगा, यहीं रोजगार देगा, यहीं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, यही शिक्षा देगा। क्यों ओपन नहीं करते सारी बातों को लेके? नहीं, ओपन तो बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। नहीं सुनिए, तो अभी जो सवाल हो रहा है, अभी जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, अभी जिनकी सत्ता है, अभी उनसे सवाल किया जाएगा। मैं विधायक रहूंगा और कल मैं नहीं करता हूं तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो ये तो पूछा सर, आपका मैनिफेस्टो क्या? आप तो अभी भी युवाओं को लेके, इनको सुरक्षा को लेके कोई बात ही नहीं बोल रहे। भाई, जिधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है। युवाओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि युवा जो है वही रुख बदलता है इधर उधर की। वो बाप को लेके वो डालने जो है डलवाने वो बेटा ही जाता है, दादा को लेके वही जाता है, माँ को चारपाई पे लेके वही जाता है। मैं इसलिए युवा की बात कर रहा हूँ। और युवा हमारा, मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात मैंने नहीं की, मैंने ये कहा कि सारे लोग जो है, जितने भी युवा हैं, युवा हमारे साथ जो पढ़ा है, कोई हाई स्कूल में पढ़ा है, कोई इंटर में पढ़ा है, कोई BSc में पढ़ा है, कोई मेरे साथ MBA किए है, किसी ने लॉ किया है, तो वो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जो है हमारे साथ आज ये कहते हैं कि अकरम भाई अगर आप विधायक हैं तो फिर मैं विधायक हूँ। ये हमारे साथ बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ है एडवोकेट होने का फ़ायदा। आप जान लीजिए, कल मैं दीवानी गया हूँ, चैम्बर, सारे चैम्बर में मिला हूँ। मैंने अब लोगों से कहा है कि मैं पहले एडवोकेट हूँ, नेताबाद में हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए। आप देखिएगा 10,000 करीब 10,000 वोट MIM को मिलेगा। और ओवैसी साहब को कम से कम हमारे 10 सीनियर ने ख्वाहिश जाहिर की और सारे लोगों ने ये कहा कि ओवैसी की तो कोई सानी नहीं है, वो जितना अच्छा बोलते हैं, इतने दिन से कह हैं, स्पीच कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। तो दूसरे लोग भी मुतासिर हैं, खाली मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप देखिएगा, अभी ओवैसी साहब से मिलने की ख्वाहिश 21 तारीख को किया है। इंशाल्लाह वो रहेंगे सदर साहब हमारे, उसमें ब्राह्मण भी रहेंगे, उसमें क्षत्रिय भी रहेंगे, उसमें लाला भी हैं, हमारे सारे लोग हमारे अपने हैं। हमको कोई हिंदू मुसलमान के लिए जो लोग लड़ाते हैं
वो लड़ाते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमको कोई अलग नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमको हमारे भाइयों से अलग कर दे। ओबीसी साहब पे एक हमला हुआ था जी, क्या दर्शाता है वो? भाई हमला तो, इस हमले के अलावा भी पहले तो अभी उनके घर पे भी तो हमला हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सर। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, तो शुरुआत तो वहाँ से हुई। उस पर ही जब एक्शन नहीं हुआ, हमारे अमित शाह जी को, हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए था। सेंट्रल में नहीं एक्शन लिया, तभी तो यहाँ जाके उत्तर प्रदेश में हुआ। सर सेंट्रल तो उनको जेड पर सुरक्षा देने तैयार हो गई थी, क्यों नहीं लेते हैं वो? अब यही तो मर्द मुजाहिद का काम है। यही तो कहने का है कि वो वैसी खानदान की शख्सियत टहल रही है। आपको जब उसने मान लिया, आप यकीन मानिए कि हमारा ईमान है कि जब हमने मान लिया कि मेरी मौत और ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है, तो जेड प्लस क्या करेगी? बगल में यही थी, मैं आपको बता रहा हूँ। रहबर खान, पहलू खान का देख लीजिए, बेचारे साइकिल में सब्जी नहीं ले जा पा रहे थे। यहीं बगल में हमारे डिप्टी जियाउल हक को मार दिया। डिप्टी एसपी थे खुद, वो कहाँ सुरक्षा कर पाए भाई मेरे? जितने गनर उनके साथ थे सब छोड़ के भाग गए। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके थ्रू कि जो है कहाँ थे? अखिलेश के गुंडे नहीं थे वो? उनका क्या गुनाह था डिप्टी जियाउल हक का? खाली यही तो कि अखिलेश के गुंडे की चार्जशीट खोल दिया उन्होंने। लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, इसलिए उनका मर्डर कर दिया गया। ये नहीं चलेगा। मतलब आप भी मानते हैं कि सिर्फ सपा की राज में गुंडे हुए, बीजेपी की राज में नहीं? कहाँ हुए भाई? मैं बीजेपी के राज की बात नहीं कर रहा। मैंने बीजेपी से मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान उस गवर्नमेंट से तो बेहतर है ही है, क्योंकि गुंडे उन्होंने पैदा किए, मुजफ्फरनगर दिया। अब बीजेपी के लिए तो कोई नहीं हम कह सकते कि मुजफ्फरनगर दिया। कांग्रेस ने हमको मुरादाबाद दिया। ये मुसलमान भूल थोड़ी रहा है। डिप्टी जियाउल हक का मर्डर नहीं भूल रहा है। वहीं जो है मुजफ्फरनगर में देखिए, आज भी हमारी माँ बहनें कैंपों में रह रही हैं और वो जो है सैफई में बैठ के डांस देख रहे थे। वो पहले जाके अपने जो ख़ानदान के लोग उनके जा रहे हैं उनको जो है सुधारें और तब उसके बाद फिर बात करें। अब मुसलमान ताबेदारी नहीं करेगा, हिस्सेदारी पे बात करेगा। ये बातें मैं 100 बार कह रहा हूँ, हमारे असद साहब भी कह रहे हैं कि ताबेदारी नहीं होगी, हिस्सेदारी पे बात होगी। और जहाँ तक रही वोट मिलने ना मिलने की, तो भाई मेरे ये तो उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। जिस तरीके से आपकी बात है कि अभी आपने कहा कि हम हिस्सेदारी मांगे, हिस्सेदारी कितनी? 22% की हिस्सेदारी चाहिए हमको तो वही 19, जब आप मुझे बताइए 2011 के सेंसस में जो है 19.75% मुझे थी मेरी पॉपुलेशन, तो क्या 10 साल में मेरी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी? मैं तो 24% हूँ। ये तो गवर्नमेंट मुझको कम आके दिखाती है। आप यहीं देख लीजिए, इस विधानसभा में 3,75,000 वोट है, 1,32,000 मुसलमान है यहाँ। 243 में 4 लोग लड़ रहे हैं, 132 में मैं अकेला लड़ रहा हूँ। आने वाला वक्त बताएगा, आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट होता है 10 मार्च को। 27 फरवरी लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं जिसे हम जी। इस दिन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सुल्तानपुर सदर की जनता को? सुल्तानपुर की सदर की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग मुत्तहिद होकर वोट करिए और इंशाअल्लाह मैं विधायक बनूंगा तो मजलिस एक हट के काम करेगी। और लोगों से ये मैंने वादा भी किया है और कर रहा हूँ। और मेरी एक सोच ये है कि मजलिस का काम जो होगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो कायद होगा, जो उनकी क़यादत में काम करेगा, उसको हट के काम करना पड़ेगा। वो और लोगों की तरह नहीं होगा। हम इसीलिए जो है 27 को देखिएगा, वोट पड़ेगा और 10 को रिजल्ट आएगा। मैंने बिल्कुल कमिटमेंट कर रखा है, दिल में ठान रखा है, मैं बिल्कुल हट के काम करूँगा, दूसरे लोगों से अलग होगा। मजलिस का बिल्कुल काम निराला रहेगा। कोई बात आगे कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा। पॉलिटिक्स का भी जो है फंडा जो होगा वो दूसरे तरह से होगा। तो ये थे हमारे साथ सुल्तानपुर सदर से AIM के प्रत्याशी मिर्जा असलम बेग साहब, जिनका साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से ओवैसी साहब ने पूरे देश में लंका बजा रखा है, उत्तर प्रदेश में भी वही की बात करते हैं, हिस्सेदारी चाहिए, है ना? हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम अपने जो दबे कुचले लोग हैं उनको हिस्सेदारी देंगे, उनके लिए करेंगे, क्योंकि बाकी सरकारें उनकी कभी नहीं सुनती। उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर बहुत सारे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया, पर आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई बड़ा नेता पहुंचा। इनकी सरकार विधायक बन के अपनी हिस्सेदारी लगाते हैं तो उन सभी को न्याय दिलाने की बात करते हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को खुल के नहीं बोला, पर इनका कहना है कि सभी युवाओं को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को यहाँ पे जिसको जो जरूरत है वो पूर्ति करेगी AIM जनता।
मैं अनुज अपने कैमरामैन चिरायु के साथ सुल्तानपुर सदर से। धन्यवाद। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे।